Hello everybody. नाउ अब हम बात करेंगे इस लेक्चर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन और ऑर्बिट और ऑर्बिटल क्या होते हैं और क्या कहते हैं बॉन्डिंग, डाइपोल मोमेंट के बारे में और बॉन्डिंग के बारे में कि बॉन्ड कैसे बनता है। तो अगर हम बात करें कि बॉन्डिंग या कोई भी केमिकल रिएक्शन क्यों होता है, तो केमिकल रिएक्शन होने की बेसिक वजह ये है कि हर एटम या मॉलिक्यूल जो है क्या होना चाहता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करना चाहता है या मोर स्टेबल होना चाहता है। यूँ कहिए कि कोई भी दुनिया में केमिकल रिएक्शन सिर्फ इस वजह से हो रही है कि इंडिविजुअल एटम जो है वो अपने एनर्जी को लूज करना चाहता है और एनर्जी लूज के बाद वो जिससे भी कंबाइन होने जा रहा है, जिस एटम से जो दो एटम कंबाइन होने जा रहे हैं, वो अपनी एनर्जी लूज करके या यूं कहें कि मोर स्टेबल फॉर्म में होना चाहते हैं, यानी कि वो कंपेरेटिवली अभी अनस्टेबल हैं और स्टेबिलिटी अटेन करना चाहते हैं। तो जो रीज़न है क्या कहते हैं केमिकल रिएक्शन का, वो ये है। एक तो तो कोई भी केमिकल रिएक्शन या एटम कंबाइन इस वजह से हो रहा है कि वो स्टेबिलिटी को अटेन करना चाहता है। स्टेबिलिटी को अटेन, अब स्टेबिलिटी कैसे अटेन ये होगी, ये इसके पीछे बहुत सारी थ्योरी है कि स्टेबिलिटी या केमिकल रिएक्शन क्यों होता है। अब यहाँ पे तो हो गई बात स्टेबिलिटी की। दूसरी ये बात कि केमिकल रिएक्शन किसकी वजह से होता है। एटम के पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या सब सारे इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं केमिकल रिएक्शन में? नहीं, सारे इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। वही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो या सबसे आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यूं कह लीजिए, उन्हीं का इंटरेक्शन होता है, उन्हीं के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो जान लेते हैं कि वैलेंस शेल या वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसको कहते हैं जो कि सबसे लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन होता है, यानी न्यूक्लियस से जो सबसे दूर या जो आखिरी इलेक्ट्रॉन, जो आखिरी शेल में जो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आखिरी शेल में पाए जाने का मतलब क्या, उनकी एनर्जी हाईएस्ट एनर्जी लेवल में होंगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन दैट आर इन द हाईएस्ट या आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल, दैट लेवल इज ऑल्सो कॉल्ड वैलेंस शेल। अब द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इन एन एटम डिटरमाइन द प्रॉपर्टी। अब वैलेंस शेल ही डिटरमाइन करती है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एज ए रूल द फ्यूअर इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल द मोर रिएक्टिव द मेटल। ठीक है, यानी वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन कम होंगे, ठीक है, उतना ही रिएक्टिव एलिमेंट होगा। अब आते हैं ऑर्बिट किसको कहते हैं और ऑर्बिटल किसको कहते हैं। ओके, ऑर्बिट किसको कहते हैं और ऑर्बिटल किसको कहते हैं। चलो, तो आपको मालूम होगा कि जब एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया जा रहा था, जब हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी हुई, तो हमें जब इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चला और पॉजिटिव चार्ज के या न्यूक्लियस के बारे में पता चला कि न्यूक्लियस यानी दो तरह के चार्ज पाए जाते हैं विद इन एटम। डाल्टन के समय में हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में जान पाते। वो डाल्टन ने किया कि कोई भी फंडामेंटल किसी भी मैटर का फंडामेंटल बेसिक यूनिट क्या होता है, एटम, विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। लेकिन जैसे ही हमारे पास टेक्नोलॉजी आई और हमने सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज की, यानी विद इन एटम कैन बी डिवाइडेड फर्दर, कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर।
तो अब अगर दो डिफरेंट तरह के चार्ज हैं तो वो कैसे प्रेजेंट होंगे कि विद इन एटम, तो उसके पीछे बहुत सारी थ्योरी आई, जिनमें से जो सबसे बेसिक और थ्योरी जो थी वो ऑर्बिट थ्योरी थी। ऑर्बिट थ्योरी ये कहता था कि एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला जो पॉजिटिवली चार्ज है वो बहुत ही कंसंट्रेटेड जगह में है, यानी उसका जो पॉजिटिव चार्ज बहुत छोटे से जगह में है और कंसंट्रेटेड है, यानी सारे पॉजिटिव चार्ज बहुत छोटे से जगह में इकट्ठा हैं, और नेगेटिवली चार्ज इधर उधर फैले हुए हैं। तो उसके बेसिस पे थ्योरी ये दी गई कि जो स्ट्रक्चर होगा एटम का वो ऐसा होगा बिल्कुल कि न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है और उसके अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता है। वो जो सर्कुलर ऑर्बिट जो बताई, वो सर्कुलर पाथ जो बताया, सर्कुलर पाथ में जो इलेक्ट्रॉन घूमता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते थे। ठीक है, तो लेकिन ये थियरी बहुत दिनों तक नहीं चल पाई। इसके पीछे बेसिक रीजन एक तो हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को ये वायलेट करता था, ये ऑर्बिट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। और क्या कहते हैं, जब मैग्नेटिक वेव की मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थ्योरी दी, तो उन्होंने कहा कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेट करे, तो कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेटिंग मोशन में है तो वो क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन छोड़ता है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब एक एनर्जी रिलीज करता है। तो हमने कहा चार्ज, मैक्सवेल ने कहा चार्ज पार्टिकल, तो आपको मालूम है चार्ज पार्ट इलेक्ट्रॉन इसे चार्ज पार्टिकल, और अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा होगा तो भले ही यूनिफॉर्म स्पीड हो लेकिन उसकी डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है, तो इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो एक्सेलरेटिंग सब एटॉमिक पार्टिकल या चार्ज पार्टिकल है। तो एक्सेलरेट, मैक्सवेल ने क्या कहा, एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल विल रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो अगर ये एनर्जी रिलीज करेगा तो ये एनर्जी इसकी डाउन होती जाएगी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम में, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसको पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, और इसकी साइमल्टेनियसली एनर्जी रिलीज हो रही है। तो धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा, इसका पाइप छोटा होता चला जाएगा, क्योंकि एनर्जी रिलीज होते होते ये चक्कर खाते खाते क्या करेगा, न्यूक्लियस के अंदर डंप कर जाएगा, और न्यूक्लियस के अंदर डंप कर जाएगा तो एटम का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इस थ्योरी को डिस्कार्ड किया गया, ऑर्बिट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर एटम का नहीं होता है, क्योंकि इसमें हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का वायलेशन है, और मैक्सवेल के थ्योरी के हिसाब से ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पर एक फिक्स पाथ में नहीं घूम सकता। ठीक है, तो ऑर्बिट किसको कहते हैं, ऑर्बिट इज ए वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ। मैंने कहा अराउंड द न्यूक्लियस व्हिच हैव एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, इन विच एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स। ये सर्कुलर पाथ को हम ऑर्बिट बोलते हैं। इट रिप्रेजेंट द प्लेनर मोशन, तो आपको दिख रहा है ये 2D मोशन है। ये सर्कुलर पाथ है तो 2D डायमेंशनल मोशन हुआ एक्स वाई प्लेन में। ऑल ऑर्बिट आर सर्कुलर, एन ऑर्बिट दैट इज वेल डिफाइंड गोज अगेन हेसनबर्ग, अभी मैंने बताया। तो इसके बाद डी ब्रोगली ने ऑर्बिटल टाइप या टाइप कॉन्सेप्ट दिया। ऑर्बिटल में ये कहा गया कि इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना जो है न्यूक्लियस के अराउंड, उस संभावना को कहा गया ऑर्बिटल। ठीक है, क्या है, द इलेक्ट्रॉन द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। न्यूक्लियस के अराउंड किसी भी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की कितनी संभावना है, वो जो रीजन है वो रीजन रिप्रेजेंट करता है ऑर्बिटल। तो इन कंट्रास्ट टू द ऑर्बिट, ऑर्बिट इज रिप्रेजेंट प्लानर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऑर्बिटल रिप्रेजेंट 3D मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी आपको मालूम है ऑर्बिटल 3 डायमेंशनल होते हैं, मींस आप देखें एस का शेप होता है, जबकि ऑर्बिट का एक सर्कुलर पाथ है लेकिन ऑर्बिटल का डिफरेंट शेप है। एस का स्फेरिकल शेप होता है, पी का डम्बल शेप होता है, डी का डबल डम्बल होता है। और ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट जो है वो हेसनबर्ग प्रिंसिपल को वायलेट नहीं करता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है ऑर्बिट और ऑर्बिटल में। ठीक है, तो
आपको यहाँ से पता चल गया ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच का डिफरेंस। अब आते हैं अब हम बताएंगे कि कोई भी मॉलिक्यूल क्यों एग्जिस्ट, क्यों रिएक्ट करता है या रिएक्शन क्यों होती है। तो सबसे बेसिक पहली थ्योरी ये आई कि मॉलिक्यूल इसलिए बनता है क्योंकि हर एक इंडिविजुअल एटम क्या करना चाहता है, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करना चाहता है। कैसे कंप्लीट करना चाहता है? ऑक्टेट कंप्लीट करके। ऑक्टेट मींस 8 इलेक्ट्रॉन को वैलेंस शेल में कंप्लीट करना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन बनाना चाहता है। When an atom has 8 electron in valence shell, it is stable. तो ये कहा जाता था कि जिस भी एटम के पास आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल है। ठीक है। एटम यूजुअली रिएक्ट इन अ वे दैट मेक ईच एटम मोर स्टेबल। और एटम इस प्रक्रिया में अगर उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए रिएक्शन करता है। ठीक है। तो देयर आर टू वे दिस कैन बी हैपन। तो ऐसा दो ही तरीकों से दो ही वजह से हो सकता है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज टू 8। ठीक है। या तो इलेक्ट्रॉन लेगा वो बाहर से, या इलेक्ट्रॉन गिव अप करेगा या लूज करेगा। अगर उसके पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो जितने ज्यादा है उसको कम करके वो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहता है। ये बेसिक सबसे पहली थ्योरी आई किसी भी मॉलिक्यूल को एग्जिस्टेंस के बताने के लिए। ठीक है। अभी हाइड्रोजन को छोड़ें, ये एक्सेप्शनल केस है, ये ऑक्टेट रूल का वायलेशन करता है। तो हम अगर कार्बन की बात करें, कार्बन में 6 एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने होंगे? 6, 2 पहले शेल में और 4 वैलेंस शेल में। दूसरा शेल जो है इसका वैलेंस शेल कहलाएगा, क्योंकि आउटरमोस्ट शेल ही वैलेंस शेल कहलाता है। तो इसमें अभी 4 इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंस शेल को 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए कितना इसको चाहिए, रिक्वायरमेंट कितनी है? 4 इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है। या तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर ले या 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। तो इसकी दोनों प्रोबेबिलिटी है अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। उसी तरीके से नाइट्रोजन के पास 7 एटॉमिक नंबर होता है, यानी 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास। तो 5 में इसको कितनी की रिक्वायरमेंट है कि 8 हो जाए? 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो ये आसानी से 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, बजाय इसके कि ये 5 इलेक्ट्रॉन लूज करें। ठीक है। तो 5 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये ऑक्टेट रूल पूरा होगा नहीं। तो ये क्या करना चाहता है? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। उसी तरह ऑक्सीजन भी ऑक्टेट पूरा करने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, यानी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन लेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इस तरीके से इसकी एग्जिस्टेंस बताई गई कि ये सब जो कार्बन मॉलिक्यूल है या नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ये अपने वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहते हैं। लेकिन इस ऑक्टेट रूल की एक लिमिटेशन थी, मींस ड्रॉबैक था। ये हर मॉलिक्यूल की एग्जिस्टेंस को वैलिडेट नहीं कर पाया। ये थ्योरी थी, ये थ्योरी सभी मॉलिक्यूल की एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि देखिए कि हाइड्रोजन और हीलियम और लिथियम जैसे मॉलिक्यूल जो इस तरह के इनके भी मॉलिक्यूल बनते हैं, जैसे H2, Li2। लेकिन जब इनका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो ये 8 से कम है। इनके पास, हर इंडिविजुअल के पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम है, लेकिन फिर भी ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका मतलब थ्योरी में कुछ गड़बड़ है। तो यहाँ इसका लिमिटेशन था या ड्रॉबैक था इस ऑक्टेट रूल का, कि ये इस हाइड्रोजन 8 से कम वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन के मॉलिक्यूल को की एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। उसी तरीके से 8 से ज़्यादा वाले इलेक्ट्रॉन के मॉलिक्यूल को नहीं एक्सप्लेन कर पाया, जैसे ये TCl5 हो गया, SF6 हो गया, या ट्रांजिशन एलिमेंट वाले एलिमेंट जितने भी हैं उसमें 18 इलेक्ट्रॉन रूल एक्सप्लेन कर पाता है उसको। उसी तरीके से जैसे 8 से कम इलेक्ट्रॉन BF3 में भी हैं। अगर बोरोन के देखें, बोरोन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होता है और फ्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो फ्लोरीन कितने हैं? 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो 3 बोरोन के थे, 3 फ्लोरीन के, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास अगर कॉम्बिनेशन पे देखें तो। लेकिन ऑक्टेट रूल तो कहता था 8 इलेक्ट्रॉन वाले ही मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन ये मॉलिक्यूल भी एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब ऑक्टेट रूल
सारे मॉलिक्यूल को की एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो उसकी एक्सप्लेनेशन हम बाद में देखेंगे, लेकिन अब हम देखते हैं कि बॉन्ड कितने तरह के होते हैं, केमिकल बॉन्ड। ठीक है, तो केमिकल बॉन्ड कहते किसको हम पहले ये जान लें। तो केमिकल बॉन्ड इज नथिंग बट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम, कि जो कि दो एटम को जोड़ के रखने वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड। ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट यूनिट एटम होता है और मॉलिक्यूल ग्रुप ऑफ कोवेलेंटली बॉन्डेड। अब टाइप्स ऑफ बॉन्ड कितने तरह के होते हैं। टाइप्स ऑफ बॉन्ड जो हैं वो देखिए, ये हमने पांच तरह की बॉन्डिंग दिखाई है, जैसे आयनिक बॉन्ड हुआ, कोवेलेंट बॉन्ड हुआ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हुआ, हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ, मेटेलिक बॉन्ड हुआ। ठीक है, अब ये एक एक करके समझेंगे कि आयनिक बॉन्ड किसको कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड किसको कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसको कहते हैं। आयनिक बॉन्ड उसको कहते हैं जिसमें जो दो एटम मिले हैं, उसमें से एक एटम की प्रॉपर्टी क्या है, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है। ठीक है, आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है। और दूसरे एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज़्यादा है, यानी वो दूसरे एटम की इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर ज़्यादा है। तो इसमें क्या बनता है, एक एटम की इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है, इसका मतलब आसानी से वो कैटायन बन सकता है। दूसरे की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज़्यादा है, यानी कि वो एनायन बन सकता है। तो कैटायन और एनायन के कॉम्बिनेशन से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होती है उसको क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि अब मैंने बताया कि एक एटम की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है और एक की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज़्यादा है, या यूं कहें कि दोनों के बीच की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का डिफरेंस जो है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। अगर इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा ना होके कंपेरेबल होगा, तो उस कंडीशन में जो दोनों एटम होंगे वो उसमें दोनों एटम में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, यानी बॉन्ड तो बनाएगा लेकिन दोनों क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तीसरा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड उसको कहते हैं, इट्स ए स्पेशल काइंड ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अब स्पेशल काइंड ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड तो यानी शेयरिंग तो होगी, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन जो आएगा शेयरिंग के लिए, दोनों के बीच, दोनों एटम के बीच में जो शेयरिंग हो रही है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वो पेयर जो होगा वो किसी एक ही एटम कंप्लीटली डोनेट करेगा, या डोनेट करेगा और दोनों मिलकर उस दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि उसमें एक एटम तो हाइड्रोजन होगा ही होगा, और दूसरा एटम जो होगा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यानी ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में भी याद रखिएगा सिर्फ 3 तरह के ही एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। कौन कौन से, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। इसके अलावा कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा। तो कहने का मतलब एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एटम और दूसरे मॉलिक्यूल का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा वो क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पांचवें तरह के जो बॉन्डिंग है वो कहलाती है मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड स्पेशलाइज होता है, मेटल मेटल के बीच में वो बॉन्डिंग जनरेट होती है जिसको हम मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। अब आ जाते हैं, हम एक एक करके पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड किसको कहते हैं। ठीक है, हाँ, तो हम अब सबसे पहले पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, तो आयनिक बॉन्ड मैंने पहले ही बताया था, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू आयंस बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कंप्लीट ट्रांसफर एक एटम से दूसरे एटम की तरफ हो जाए, और तो अगर कंप्लीट ट्रांसफर होगा तो एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, एक एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद कैटायन बन जाएगा और एक एटम इलेक्ट्रॉन लेने के बाद एनायन बन जाएगा। तो
देयर इज अ चार्ज सेपरेशन, यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो जब दो डिफरेंट तरह के चार्ज बनते हैं तो डिफरेंट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, तो देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेटेड बिटवीन कैटायन एंड एनायन। दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज आयनिक बॉन्ड, या इसको समटाइम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा आयनिक बॉन्ड किसको कहते हैं? इट जनरेटेड बिटवीन एटम ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल विथ वेरी डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस दो एटम के बीच में बहुत ज्यादा हो, या यूं कहे कि ये बॉन्ड किसके किसके बीच बनता है, एक एटम तो मेटल का होगा, दूसरा एटम नॉन मेटल का होगा। तो आपको मालूम मेटल की खासियत क्या होती है? आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और नॉन मेटल की खासियत क्या होती है? आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो देखिए बॉन्ड फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मैं यहाँ देखिए सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, सोडियम क्या बन गया? पॉजिटिव आयन, और फ्लोरीन क्या बन गया? एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद नेगेटिव आयन। तो force of attraction between cation and anion is known as what? Ionic bond। और ionic bond की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? दे आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, उनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होती है। आप एग्जांपल देख सकते हैं, NaF हो सकता है, NaCl हो सकता है, CaCl2, K2O। ठीक है, तो ये सोडियम क्लोराइड या आयनिक बॉन्ड होता कैसे? मैंने कहा कि अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करे और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले ले, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद पॉजिटिव आयन Na+ बन जाएगा, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद Cl- बन जाएगा। तो इसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होगी, उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। ठीक है, अब आते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है? द बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपल, एक इलेक्ट्रॉन ये एक एटम लाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन लाएगा, तो दो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग, या ये कहे कि शेयरिंग से, या वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल फॉर्म वन बॉन्ड। ठीक है, तो अगर अब शेयरिंग कैसी होगी? अगर सेम टाइप के एलिमेंट है, ठीक है, या कोवेलेंट बॉन्ड किसके बीच बनता है? it the bond formed between non-metallic element of similar electronegativity। यानी मैंने अभी आपको दिखाया यहाँ क्लोरीन क्लोरीन, एक क्लोरीन एटम और दूसरा क्लोरीन एटम मिलके Cl2 मॉलिक्यूल बना रहे हैं। Cl2 मॉलिक्यूल बनाने की वजह से, और Cl क्या होता है? नॉन मेटेलिक, क्लोरीन इज ए नॉन मेटेलिक एलिमेंट, और दोनों सिमिलर एटम है, तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जाहिर सी बात है सिमिलर होगी। तो यहाँ पे जब दो सेम टाइप के एटम कंबाइंड हों और अपने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बॉन्ड बनाए, उस बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि ये स्टेबल होता है, नॉन आयनाइजिंग पार्टिकल होता है। आपने देखा शेयरिंग, यहाँ कोई कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा है। अगर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता तो वहाँ एक कैटायन बन जाता है, एक एनायन बन जाता, लेकिन यहाँ कोई आयनाइजिंग पार्टिकल नहीं बनता है। दे आर नॉट कंडक्टर एट एनी स्टेट, कि किसी भी स्टेट में कंडक्टर नहीं हो सकते, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो एग्जांपल्स क्या क्या होंगे इस कोवेलेंट बॉन्ड के? आप जानते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, CO2 मॉलिक्यूल, इथेन, जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आर द कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय कोवेलेंट बॉन्ड H2O सिलिकॉन कार्बाइड। अब कोवेलेंट बॉन्ड depending upon their difference in their electronegativity, it could be a polar covalent bond or it could be a non-polar covalent bond। अच्छा, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड किसको कहेंगे? जो अभी आपने पढ़ा, अगर सेम टाइम का सेम स्ट्रेंथ का दोनों एटम है, यानी उन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो जाहिर सी बात है उन दोनों में के बीच में क्या होगा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होगी, तो उसमें कोई पोल का जनरेशन नहीं होगा। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब, पोलर मींस उसमें अगर कोई चार्ज जनरेट हो जाए, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज कैसे जनरेट हो रहा है वो देखेंगे। यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, लेकिन क्या होगा अगर एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, यानी दो डिफरेंट तरह के एटम होंगे जब भी, और अगर वो फिर भी शेयरिंग कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, तो उस टाइम पे वो कोवेलेंट बॉन्ड थोड़ा आयनिक कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा। क्यों? क्योंकि एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगी एक एटम पे,
और एक ही एटम पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगी। तो इस तरीके से जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जो इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड है आफ्टर शेयरिंग, वो किसकी तरफ ज़्यादा झुकी होगी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। तो अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं कि मैंने एच और एफ का कॉम्बिनेशन से HF मॉलिक्यूल बनाया, यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है कंपेयर टू फ्लोरीन। तो मैंने यहाँ शो किया है कि एक डॉगी है और एक वुल्फ है, लोमड़ी है, ठीक है। तो वो दोनों एक हड्डी के लिए लड़ रहे हैं। तो इसकी स्ट्रेंथ, वुल्फ की स्ट्रेंथ कुत्ते से ज्यादा है, तो वो क्या कर रहा है, हड्डी को अपनी तरफ ज्यादा खींच के रख पा रहा है। दोनों अभी शेयरिंग मोड में है। शेयरिंग का मतलब ये है कि दोनों की हड्डी दोनों के बीच फंसी हुई है। अगर इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी वुल्फ की, तो ये पूरा हड्डी अपने तरफ खींच ले जाएगा। तो इसका मतलब वो आयनिक बॉन्ड की तरफ बनाएगा। तो खैर, कहने का मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दो डिफरेंट एटम में है, तो उस कंडीशन में जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, उसमें एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगी और एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट होगी, जिसको हम बोलेंगे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर क्यों? क्योंकि वहाँ डाइपोल जनरेट हो रहा है, यानी एक पॉजिटिव चार्ज का पोल है, एक नेगेटिव चार्ज का पोल है। तो उस पोल की वजह से, पोल जनरेशन की वजह से पोलर कोवेलेंट बॉन्ड वो कहलाएगा। अगर मैं आप यहाँ से फिगर देख पा रहे हो, ये जो रस्सा कश्ती का खेल आप खेलते हैं, अगर किसी एक तरफ स्ट्रॉन्गर अपोनेंट हो, तो रस्सी किसकी तरफ ज़्यादा झुकी होगी? स्ट्रॉन्गर कैंडिडेट की तरफ। और जो वीकर होगा वो उसकी तरफ खिंचता चला जाएगा। इस तरह के मॉलिक्यूल को हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो याद रखिए, कोवेलेंट बॉन्ड दो तरह के हो सकते हैं, एक पोलर और एक नॉन पोलर। अच्छा, अब पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो है कब बनेगा? जब दो डिफरेंट तरह के एटम मिलके इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हो, ठीक है। व्हेन इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बट शेयर्ड अनइक्वली। शेयरिंग कैसी हो? अनइक्वली। अब अनइक्वली कब होगा? जब एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो कम दूसरे से। तो इसकी वजह से एक डाइपोल जनरेट होती है। डाइपोल मतलब दो, डाई मीन्स टू, पोल मीन्स चार्ज या पोल। तो ये डाइपोल जनरेट होगी। तो डाइपोल जनरेट होगी तो एक पैरामीटर होता है डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट किसको कहते हैं हम आगे देखेंगे। जिस और पोलैरिटी, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड किसको बोलेंगे, देखेंगे उसको देखेंगे। अब डाइपोल मोमेंट इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी, और हम इसको लिखते कैसे हैं या इसको ड्रॉ कैसे करते हैं? डाइपोल मोमेंट को हम उसकी एरो फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज की तरफ दिखाते हैं, शो करते हैं। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वो, तो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ अगर हम एरो बनाएं तो इसको बोलेंगे डाइपोल मोमेंट। तो polar covalent bond involve an unequal sharing of electron between two bonded atoms, create a partial separation of charge and a dipole moment. Or partial separation of charge will leads to partial positive charge on H and partial negative charge on F. Dipole moment represented by an arrow toward more electronegative, यानी जिधर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा एरो का हेड उसके साइड होगा, ठीक है। टेल जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होगा, ठीक है। तो अब हम डाइपोल मोमेंट के बेसिस पे हम बताएंगे कि वो पोलर मॉलिक्यूल होगा या नॉन पोलर होगा। तो एक बात तो तय है कि अगर दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव के एलिमेंट हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल विथ सेपरेट सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, इससे पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। अगर चार्ज सेपरेशन है उनके बीच में तो वो पोलर मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। अब अगर उसमें, यानी कि यूं कहें कि अगर उसमें डाइपोल मोमेंट है जरा सा भी, यानी डाइपोल मोमेंट 0 से ज्यादा है, तो वो पोलर मॉलिक्यूल होगा। अब डाइपोल मोमेंट को हम क्वांटिफाई कैसे करते हैं या मेजर कैसे करते हैं? डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड द चार्ज सेपरेशन डिस्टेंस। यानी यूं कहें कि अगर कोई एक चार्ज यहाँ है और एक चार्ज यहाँ है, अब दोनों के बीच की
दूरी कितनी है, सॉरी डी है, तो इस चार्ज की वैल्यू ये क्यू, ये भी क्यू, एक का पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव। तो अगर हम इसका मल्टीप्लिकेशन करें चार्ज का और डिस्टेंस का, तो जो वैल्यू आएगी म्यू कहिए या एम कहिए, वो क्या होगी, डायपोल मोमेंट। अगर किसी मॉलिक्यूल की डायपोल मोमेंट है तो वो पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा, ठीक है। अन्यथा अगर डायपोल मोमेंट जीरो है तो वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा। तो जनरल डायपोल मोमेंट का यूनिट क्या होता है, डेबाई, तो मालूम होना चाहिए। अब आते हैं जरा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के ऊपर। अगर चूंकि अगर दोनों एटम सेम टाइप के हैं, तो यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम तो इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस क्या होगा, जीरो। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस अगर कभी भी जीरो आता है तो वो हमेशा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, याद रखिएगा। क्या चीज, नॉन पोलर कोवेलेंट, यानी कोई पोल ही नहीं बना, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ही नहीं, जीरो है, यानी कोई चार्ज सेपरेशन हो ही नहीं रहा है, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर थी। तो जैसे H2 मॉलिक्यूल, Cl2 मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल, इसमें दोनों सेम तरह के एटम है, सेम तरह की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर जीरो है तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब वहीं दूसरी कंडीशन देख लें, अगर एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और दूसरे की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर डिफरेंस देखें, अगर रिलेटिवली स्मॉल है, यानी बहुत ज़्यादा उसकी वैल्यू, डिफरेंस का वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी दोनों के आसपास इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू आसपास है, तो इस कंडीशन में बॉन्ड कैसा बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, क्योंकि शेयरिंग ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही बॉन्ड बनेगी, ठीक है। लेकिन थोड़ी बॉन्ड किसके, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ थोड़ा डिफ्टेड रहेगा, इलेक्ट्रॉन क्राउड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ, जैसे हम यहाँ देख पा रहे हैं कि उसमें एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगी। तो जैसे ही पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जनरेट होगी तो वो क्या, डायपोल मोमेंट क्रिएट होगा, डायपोल मोमेंट क्रिएट होगा तो क्या होगा, ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। यानी शेयरिंग तो हो रही है, यानी कोवेलेंट बॉन्ड तो बन रहा है, लेकिन उसमें सम आयनिक कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगी। वहीं अगर मैं ये तीसरे कंडीशन ले लूँ कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिविटी का, तो वहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और कंप्लीट ट्रांसफर हो गया तो एक कैटायन बन जाएगा, एक अनायन बन जाएगा, और कैटायन और अनायन जहाँ बनता है और उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड, ठीक है। तो कंडीशन क्या है कोवेलेंट बॉन्ड होने की, कि या तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो हो तो नॉन पोलर कोवेलेंट बनाएगा, या रिलेटिवली स्मॉल हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तब उस कंडीशन में कोवेलेंट बॉन्ड तो बनाएगा लेकिन पोलर कोवेलेंट बनाएगा। अगर बहुत ज्यादा हो गया तो डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो आयनिक बॉन्ड बनाएगा। दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है, भले किसी मॉलिक्यूल में इंडिविजुअल लेवल पे अगर देखें, उसकी शेप के बिना पे उसकी पोलैरिटी जो हो सकती है, कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है। तो याद रखिएगा कि अभी आपने देखा कि अगर होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है, यानी दोनों एटम सेम है, जैसे Cl2, O2, H2, तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो वहाँ पे डायपोल मोमेंट जीरो होगा, और डायपोल मोमेंट जीरो होगा तो क्या, नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा वो, ठीक है। दूसरी कंडीशन की, जब भी डायटोमिक मॉलिक्यूल होगा तो उनका क्या है, सिमेट्रिकल शेप है, सिमेट्रिकल शेप। तो सिमेट्रिकल शेप जब भी कहीं आप देखें तो समझ जाइए वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल ही बनाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या क्या चीज, डायपोल मोमेंट जीरो है, ठीक है। अब अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल है, यानी लेकिन हेट्रो डायटोमिक मॉलिक्यूल है, यानी दो डिफरेंट तरह के एटम है, तो उसमें ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की वजह से क्या होगा, चार्ज सेपरेशन होगा, चार्ज सेपरेशन होगा तो डायपोल मोमेंट होगा, डायपोल मोमेंट होगा तो अनसिमेट्रिकल शेप हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगा,
ड्रिफ्टेड टुवर्ड नेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रहेगा, तो जिसकी वजह से डायपोल मोमेंट जनरेट होगा। डायपोल मोमेंट जनरेट होगा तो ये किस तरह का बिहेवियर शो करेगा? पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। वहीं अगर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल ले लें, और ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल में देखिए जैसे BeCl2 या CO2 है, तो इसकी 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 स्ट्रक्चर आप जानते हैं कि लीनियर होता है। अब जब लीनियर है तो अगर आप डायपोल मोमेंट शो करें, डायपोल मोमेंट मैंने अभी बताया पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ हम एरो शो करते हैं, और मैंने डायपोल मोमेंट के बारे में बताया भी कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर सम अब जब निकालेंगे 180 डिग्री में, तो अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर सम क्या हो जाता है? 0। यानी ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है या सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में मैंने बताया था आपको हमेशा डायपोल मोमेंट 0 होता है। डायपोल मोमेंट 0 तो इसका मतलब क्या चीज? मॉलिक्यूल विल बी नॉन पोलर, ठीक है। वहीं हम अगर दूसरे टाइप का ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल ले लें जैसे H2O या NH3, तो ट्राइएटॉमिक तो है यहाँ पे, लेकिन इसका शेप आपको मालूम है कि वाटर का कैसा होता है, वी शेप या बेंड शेप। और जब डायपोल मोमेंट आप देखेंगे और डायपोल सम करेंगे, तो डायपोल मोमेंट इसका सम जब करेंगे तो कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। डायपोल मोमेंट H2O का वेक्टर सम जब लेंगे तो ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा तो इससे पोलर मॉलिक्यूल, H2O इसे पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। H2O का डायपोल मोमेंट कितना होता है? 1.84 डिवाइड, ठीक है। यानी 0 से ज्यादा है और अनसिमेट्रिकल शेप है। अनसिमेट्रिकल शेप जब भी होगा तो उसका कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट होगा, और सिमेट्रिकल अगर स्ट्रक्चर होगा तो उसका डायपोल मोमेंट 0, डायपोल मोमेंट 0 तो वो नॉन पोलर, ठीक है। उसी तरह टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल का ले लीजिए, जैसे BF3 हो गया। तो आपको मालूम है BF3 का ट्राइगोनल प्लानर होता है, ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, हर एंगल 120 डिग्री पे है। तो इसका मतलब इसका जब वेक्टर सम लेंगे तो 0 होगा, ठीक है, ठीक है। तो वेक्टर सम, और ये सिमेट्रिकल है, मैंने पहले ही कह दिया था सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल जब भी होगा तो उसका जो होगा डायपोल मोमेंट 0 होता है, और 0 होता है तो वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो गया। यहीं पे अगर आप टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल NH3 आपने ले लिया, NH3 में आपको मालूम है पिरामिडल शेप होता है, और पिरामिडल शेप में जब वेक्टर आप दिखाएंगे तो आपको मालूम है H इसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, N इसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो एरो किसकी तरफ? नाइट्रोजन की तरफ। तो जब इनका तीनों का सम करेंगे वेक्टर सम, तो ग्रेटर देन 0 आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा तो अमोनिया इसे व्हाट? अमोनिया इसे पोलर मॉलिक्यूल। अब आपको थोड़ा थोड़ा अंदाजा होने लगा होगा कि पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल कैसे पता लगाएंगे। तो सबसे पहली बात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखना है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है तो क्या हो जाएगा? नॉन पोलर, और अगर रिलेटिवली स्मॉल है तो पोलर। अब लेकिन उसके बावजूद आपको डायपोल मोमेंट भी देखना है। डायपोल मोमेंट कैसे पता चलेगा? शेप से। शेप अगर सिमेट्रिकल है तो डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? 0, डायपोल मोमेंट 0। सॉरी, हम कहाँ पे थे? हाँ, टेट्रा अमोनिया पे। तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का डायपोल, हाँ सॉरी, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट 0, डायपोल मोमेंट 0, तो वो क्या हो जाएगा? उसका पोलैरिटी पोलैरिटी विल बी नॉन पोलर। उसी तरीके से मैंने ये टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल का अमोनिया का एग्जांपल लिया। आपको मालूम है अमोनिया का एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, यानी पिरामिडल होता है। तो पिरामिडल में जब इसका डायपोल मोमेंट निकालेंगे तो डायपोल मोमेंट विल बी ग्रेटर देन 0, एंड ग्रेटर देन 0 विल बी अमोनिया विल बी पोलर मॉलिक्यूल। उसी तरीके से पेंटा एटॉमिक मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें, पेंटा एटॉमिक मतलब 5 एटम वाले मॉलिक्यूल। तो इसमें एक सेंट्रल एटम मॉलिक्यूल होगा, एटम होगा, जिसमें जैसे CH4, सी कार्बन जो बिल्कुल बीचों बीच है, सॉरी, कार्बन बिल्कुल बीच है और H एटम इसके चारों तरफ लगे हुए हैं। अब आपको मालूम है कि इसका स्ट्रक्चर CH4 का कैसा होता है? टेट्राहेड्रल
मीथेन का। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो होती है वो क्या हुई, सिमेट्रिकल हुई। सिमेट्रिकल का जब भी आपको मालूम है, मैंने कहा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर या सिमेट्रिकल शेप का वाले मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट जो होता है वो जीरो होता है। और जहाँ जब भी डायपोल मोमेंट जीरो आ जाए तो क्या हो जाएगा, तो उसका पोलैरिटी नॉन पोलर। ठीक है। उसी तरीके से अगर CH4 की जगह मैं प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड ले लो तो प्लेटिनम बिल्कुल बीचों बीच और स्क्वायर प्लानर इसका स्ट्रक्चर होता है। तो स्क्वायर प्लानर में आपको मालूम है कि इसका वेक्टर सम लेंगे तो वेक्टर सम क्या हो जाएगा, जीरो। तो जीरो हो जाएगा तो इट्स ए पोलर मॉलिक्यूल, सॉरी नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब मैं अगर इसी मीथेन में एक H को हटा के क्लोरीन लगा दूं, तो एक H को हटा के क्लोरीन लगाऊंगा तो अब इसमें क्या होगा, कुछ पोलैरिटी आएगी क्योंकि क्लोरीन इसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब ये अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हो गया, अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हो गया, अनसिमेट्रिकल होने की वजह से इसका डायपोल मोमेंट जो होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है। तो ग्रेटर देन जीरो होगा, तो ग्रेटर देन जीरो में क्या होता है, जब भी डायपोल मोमेंट अगर कुछ हो यानी ग्रेटर देन जीरो हो तो वो पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा। तो क्लोरोमीथेन इज ए पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, या पोलर मॉलिक्यूल, पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल। ठीक है। उसी तरह अगर हेक्सा एटॉमिक की बात करूं मैं, सॉरी कहाँ गए, हाँ, हेक्सा एटॉमिक मॉलिक्यूल। हेक्सा एटॉमिक मतलब 6 एटम वाला, यानी बीच में एक सेंटर में सेंट्रल एटम होगा और 5 एटम उसके आजू बाजू होंगे। तो ये इसका शेप कैसा होता है, इसका शेप ऐसा हो सकता है ट्राइगोनल बाई पैरामीटर, ट्राइगोनल बाई पैरामीटर। ठीक है। अगर इसका वेक्टर सम ले लें, अगर ये चारों मतलब पांचों एटम सेम है जैसा कि आपको ग्रीन बॉल से दिख रहा है, तो एक तो ये ट्राइगोनल प्लानर हो गया और ये बाई पैरामीटर, ये दोनों, इन दोनों का वेक्टर सम जीरो और इन दोनों का वेक्टर सम इधर आएगा और रिजल्टेंट, और इन दोनों जब उसका 180 का रिजल्टेंट जीरो। तो ओवरऑल इस PCl5 का ये एग्जाम्पल है। तो आपको मालूम है सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है ये। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर में हमेशा मैंने बताया आपको कि डायपोल मोमेंट हमेशा जीरो होगा, और जीरो होगा तो क्या होगा, पोलर कि नॉन पोलर, नॉन पोलर। मैंने कहा था सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर जब भी आए तो उसमें डायपोल मोमेंट जीरो हो जाता है। डायपोल मोमेंट जीरो जहां होगा वो मॉलिक्यूल कैसा होगा, नॉन पोलर। ठीक है। अगर यहीं पे मैं एक आध एलिमेंट चेंज कर दूं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट चेंज कर दूं, तो वहां पे डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन कुछ उसकी वैल्यू आएगी। अगर वैसे ही वैल्यू अगर जीरो से ज्यादा हो तो वो पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा। उसी तरीके से अगर SF6 है, SF6 स्क्वायर बाई पैरामीटल, स्क्वायर बाई पैरामीटल का मतलब सारे सिमेट्रिकल या ऑक्टाहेड्रल, आप ये कह लिए ऑक्टाहेड्रल। SF6 ऑक्टाहेड्रल शेप होता है। तो इसमें वेक्टर सम निकालेंगे तो जीरो आएगा क्योंकि सभी एटम एक जैसे हैं, सबका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी F की तरफ जाएगा। डायपोल मोमेंट इंडिविजुअल SF का निकालेंगे तो एक डायपोल मोमेंट इधर, एक इधर, एक इधर, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, सब आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ओवरऑल जो डायपोल मोमेंट है वो जीरो हो जाएगा। तो मैंने कहा सिमेट्रिकल शेप जहां होगी वहां डायपोल मोमेंट जीरो, डायपोल मोमेंट जीरो तो नॉन पोलर। अब आते हैं एक और तरह का डायपोल मोमेंट होता है जिसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट। इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट जैसे अगर मैं कहूं कि मैंने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई और मॉलिक्यूल कैसा है, नॉन पोलर। अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल को आप एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें एक चार्ज सेपरेशन जनरेट हो जाएगा ड्यू टू इंडक्शन। ठीक है। ड्यू टू इंडक्शन का मतलब एज द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज मोबाइल इट गेट पोलराइज। आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसा होता है, मोबाइल,
और वो पोलराइज हो जाएगा, यानी नेगेटिवली चार्ज अट्रैक्ट किधर होगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के साइड, और और ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसकी तरफ, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देयर इज ए चार्ज सेपरेशन जनरेटेड विद इन द नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो ऐसा क्यों हुआ, तो इसको हम बोलते हैं इंड्यूस डायपोल मोमेंट। तो इंड्यूस डायपोल मोमेंट म्यू आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी मैग्नीट्यूड कैसे, इसको हम मेजरमेंट कैसे करते हैं, अल्फा ई। अल्फा मीन्स पोलराइबिलिटी, किसी भी एलिमेंट की पोलराइजेबिलिटी कितनी है, यानी डिस्टॉर्शन, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्टॉर्शन कितना है वो, ठीक है वो, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लगाई है, तो उसके बेसिस पे हम इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट देखते हैं। तो पोलराइजेबिलिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल इंक्रीजेज विद द साइज ऑफ आयन। जितना ज़्यादा आप साइज बढ़ाएंगे एटम का या एलिमेंट का, जैसे साइज बढ़ेगा उसकी डिस्टॉर्शन कैपेसिटी उतनी बढ़ती चली जाएगी, उतनी हमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे वो आसानी से उसका इलेक्ट्रॉन डिस्टॉर्शन हो जाएगा, यानी पोलराइजेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, सो यहाँ पे हम अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।